नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हम कर रहे थे। आरएस और एसआई के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर हमने किया था भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर, बैंकों के प्रकार पर, जिसमें हमने अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी आदि की बात की थी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बैंक, केंद्रीय बैंक आरबीआई के बारे में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से वापस पिकअप कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो है मैंने आपके सामने बात करी थी कि आरबीआई जो है वो भारत सरकार की मौद्रिक नीति को बनाता है। बेसिकली मौद्रिक नीति का संबंध है सीधा सीधा बाजार में तरलता को नियंत्रित करने से। देखो, तरलता यानी कि कैश फ्लो, मतलब जो लोगों के हाथ में कैश है ना, उसी को हम तरलता बोलेंगे। तरलता और महंगाई का सीधा सीधा संबंध है। लोगों के पास जितना ज़्यादा कैश होगा वो उतनी ज़्यादा खरीदारी करेंगे। जितनी ज़्यादा वो खरीदारी करेंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ती। तो ऐसे में जब बाज़ार में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, है ना। तो अगर वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो समाज का जो सबसे निम्न आय वाला वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके खाने पाने की चीज़ों में। ऐसी स्थिति में बाज़ार में इस महंगाई को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने देखा कि महंगाई और तरलता का सीधा सीधा संबंध है। तो आरबीआई इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सीधा तरलता को टारगेट करता है। आरबीआई इस तरलता को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत दरों का प्रयोग करता है और इन्हीं नीतिगत दरों की हम बात अभी करने वाले हैं। तो देखिए, आरबीआई की जो ये नीतिगत दरें हैं वो हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एमएसएफ, एसएलआर, एलएएफ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ज़रूर सुनी होंगी। इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आरबीआई की पॉलिसी रेट्स या नीतिगत दरें। जब कभी भी बाजार में महंगाई बढ़ जाती है तो बाजार से तरलता को सोखने के लिए या फिर अगर बाजार के अंदर नकदी की कमी हो जाती है तो बाजार में नकदी को बढ़ाने के लिए आरबीआई इन नीतिगत दरों का प्रयोग करता है। आइए बारी बारी से नीतिगत दरों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट की, बैंक दर। आप इसमें बड़ी सिंपल सी परिभाषा याद रखिए कि बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लंबी अवधि के लिए लोन लेते हैं। देखो, आप बैंक रेट और रेपो रेट को दोनों को साथ में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेपो रेट क्या कहता है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से छोटी अवधि के लिए लोन लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, दोनों ही दरों में, बैंक दर में भी और रेपो दर में भी, वाणिज्यिक बैंक जो है वो आरबीआई से लोन उठा रहा है। बस एक बार वो लोन ले रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, और एक बार वो लोन ले रहा है शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि छोटी अवधि के लिए। बस यही फर्क है। फिर देखो आप क्या है सामने, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है भाई? रेपो रेट में जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार ले रहा था तो रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। यहां पर क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को उधार देगा। रेपो रेट में और बैंक रेट में तो छोटा बैंक क्या कर रहा है, बड़े बैंक के पास जाके पैसे मांग रहा है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या कर रहा है, छोटा बैंक बड़े बैंक को पैसा दे रहा है जिसके बदले वो उससे ब्याज वसूलेगा। अब देखो, आप इन तीनों को इनके प्रैक्टिकल व्यू में समझो। इनका प्रैक्टिकल व्यू क्या है? देखो क्या होता है, महंगाई बाजार के अंदर है और हम लोगों के बीच में, हम आम जनता है जो बाजार में डे टू डे लाइफ में जाके हम सामान खरीदते हैं, ठीक है। अब बाजार में जाकर क्या होता है कि क्योंकि लिक्विडिटी बाजार में हम लोगों के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों से, हमारे बीच में से, बाजार में से लिक्विडिटी को सोखना है। अब हम लोग सीधा आरबीआई से डील नहीं करते, हम हमारे शेड्यूल्ड बैंक या जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके साथ डील करते हैं। जैसे आपको कोई लोन चाहिए, आपका कोई धंधा चलता है, कोई बिजनेस है, आप किससे लोन लेंगे? आप एसबीआई से लोन लेंगे, आईसीआई से लोन लेंगे, पीएनबी से लोन लेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। अब ये जो बैंक है इनका सबका लेन देन किसके साथ है? आरबीआई के साथ है। यानी कि ये जो अनुसूचित बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, ये बाजार और आरबीआई के बीच में एक ब्रिज है।
अगर बाजार से कोई भी काम करवाना है तो आरबीआई क्या करेगा, इन अनुसूचित बैंकों को टाइट करेगा और ये अनुसूचित बैंक क्या करेंगे, हमें टाइट करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे ही बाजार में तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाजार में नकदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अब उस नकदी को आरबीआई को बाजार से सोखना है। तो आरबीआई क्या करता है, अपनी इन दरों को बढ़ा देता है। ये बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को वो बढ़ा देता है। मान लीजिए कि पहले रेपो दर थी 7%, बैंक दर थी 8% और रिवर्स रेपो दर थी 6%, है ना भाई। बैंक दर कितनी थी 8, रेपो दर कितनी 7 और रिवर्स रेपो कितनी 6। अब क्या हुआ कि बाजार में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो आरबीआई कहता है भाई क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं अपनी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर रहा हूँ 1-1% की। अब जो है वो बैंक दर है 9% की, रेपो दर है वो है 8% की और रिवर्स रेपो दर जो है वो है 7% की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अनुसूचित बैंक अब आरबीआई के पास उधार मांगने के लिए जाएगा, अगर वो लॉन्ग टर्म का उधार लेता है जो कि पहले 8% ब्याज दर पे मिल रहा था, अब कितने पे मिलेगा, अब मिलेगा 9% पे। ऐसे कैसे अगर वो शॉर्ट टर्म का उधार लेने के लिए जाता है, यानी कि रेपो दर से उधार लेने के लिए जाता है, तो अब वो 7% पे नहीं मिलके कितने पे मिलेगा, 8% पे। और अगर रिवर्स रेपो दर, यानी कि अगर अनुसूचित बैंक अपना कोई पैसा आरबीआई को जमा कराते हैं, तो आरबीआई अब उसे 6% से नहीं बल्कि कितने, 7% से ब्याज का भुगतान करेगा। तो अब आप देखिए इससे फायदा कैसे होता है। देखो, जैसे ही इन अनुसूचित बैंकों को आरबीआई को ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, भाई पहले तो 8, 7, 6 था, अब कितना हो गया, 9, 8, 7 हो गया। तो जैसे ही अनुसूचित बैंक ज़्यादा ब्याज चुकाते हैं, ये सीधा इसका दबाव डालते हैं ग्राहकों पर, यानी बाजार पर। अब वो कहते हैं ग्राहकों को कि भाई मान लीजिए कि आप जो हमसे कल बिजनेस लोन लेने के लिए आ रहे थे, जो पहले था 10%, अब वो होगा 10.45 या 10.50 कर लेते हैं अपन, 10.5% कर लेते हैं, ठीक है, कि अब वो कितना हो गया है, हमने आधा % रेट बढ़ा दिया उसका, वो कितना 10.5% पे हो गया। यानी कि मान लीजिए किसी बिजनेस इकाई ने, कोई यूनिट है जो मान लीजिए एसी बनाने का काम करता है, उन्होंने अपन कहते हैं लेट्स से 50 करोड़ का लोन लिया 10% ब्याज की दर पर, ठीक है। अब उन्हें एक 50 करोड़ के लोन की और ज़रूरत पड़ी। ऐसी स्थिति में वो फिर बैंक के पास जाता है, बट बैंक कहता है कि भाई अब जो है वो लोन 10% पे नहीं मिलेगा, अब जो लोन तुमको मिलेगा वो 10.5% पे मिलेगा। तो आप देखिए जैसे जैसे लोन की राशि बढ़ेगी ना, मान लीजिए अभी मैंने 50 की जगह 500 करोड़ कर देता, मैं इसकी जगह 5000 करोड़ कर देता, और आप इस रेट के अंदर, ब्याज की दर के अंदर अगर छोटा भी परिवर्तन करेंगे ना, तो ब्याज जो है वो करोड़ों में हो जाएगा। यानी 10% से ब्याज वसूला जाए और एक 10.5% से ब्याज वसूला जाए तो भी 50 करोड़ का ब्याज जो है बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे ही आरबीआई इन नीतिगत दरों को बढ़ाता है, वैसे ही अनुसूचित बैंक अपने द्वारा दिए जाने वाले इन लोन की दरों को भी बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, उनको ब्याज के रूप में ज़्यादा पैसा बैंक में जमा कराना पड़ता है, और फिर यही बैंक जो है अनुसूचित बैंक ये पैसा किसको जमा करा देते हैं, आरबीआई को जमा करा देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा लिक्विडिटी सोखी कैसे इन्होंने। और यही अगर उल्टा हो जाए, कैसे कि भाई बाजार में नकदी बहुत कम हो गई, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मंदी की स्थिति में है, तो मान लीजिए पहले 8% बैंक रेट था, तो अब इन्होंने कर दिया इसको 7%, रेपो रेट 7 था तो इसको कर दिया 6%, अब रिवर्स रेपो रेट 6 था तो इसको कर दिया 5%। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब कोई लोन लेने के लिए आ रहा है, जो अपना धंधा वंधा चला रहा है, उनको हम आकर्षित करेंगे कि आओ हमसे लोन लो। जो 10% पे लोन मिल रहा था, अब 10 की जगह हम तुम्हें 9% पे लोन देंगे। इसका मतलब क्या है, उनको कम ब्याज चुकाना पड़ेगा, कम ब्याज चुकाना पड़ेगा तो उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो मार्केट में रहेगा और उसको ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी। तो ये इस प्रकार से खेलते हैं। कई बार बच्चों के मन में एक सवाल आता है रिवर्स रेपो रेट को लेके, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ आपका। भाई आपको लग रहा होगा कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर तो आरबीआई जो है अनुसूचित बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो ऐसे में तो आरबीआई से ब्याज इन बैंकों के पास जा रहा है, तो बाजार में तो लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई एक ऑफर देता है कि देखो तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो तुम उसे बाजार में लोन के रूप में बांटोगे ही बांटोगे। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम इससे
अपनी साख का सृजन करो, यानी क्रेडिट बनाओ। और सब सिंपल शब्दों में बोलूँ तो तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो भाई तुम्हें अगर ब्याज कमाने का ही लालच है तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, ये एक्स्ट्रा पैसे तुम मेरे को दे दो, मेरे को मतलब आरबीआई को दे दो, बदले में मैं तुम्हें इसके ऊपर ब्याज दे दूंगा। क्या दिक्कत है, तुम्हें ब्याज ही कमाना है ना। तो देखो दोनों बातें हो जाती है। एक तो ये पैसा जो है, जो ये वाणिज्यिक बैंक बाजार में किसी को लोन के रूप में देता, वो बाजार में जाने से बच गया, ठीक है। दूसरा, अब वो बाजार में भी नहीं दिया पर उसको पैसा भी कमाना था, क्रेडिट कमाना था, तो उसने आरबीआई को दे दिया, बदले में आरबीआई ने उसे ब्याज का भुगतान कर दिया। तो आरबीआई का पर्पस भी सॉल्व हो गया कि ज़्यादा पैसा बाजार में नहीं जाना चाहिए, और बैंक का पर्पस भी सॉल्व हो गया कि भाई मेरे पास जो पैसा है मैं तो उससे क्रेडिट का जनरेशन करूंगा, साख का सृजन करूंगा। तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट जो है उससे बाजार में तरलता बढ़ती नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों समझ में आ गई होंगी। बैंक दर में आप हमेशा याद रखिए, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लंबी दर के लिए उधार लेता है। रेपो रेट में आप ध्यान रखिए कि आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक जो है वो छोटी अवधि के लिए उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो में उल्टा हो जाता है, जब वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई को उधार देते हैं और बदले में आरबीआई इन वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज चुकाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो इनके अलावा सीआरआर और एसएलआर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देखो समझो सीआरआर। सीआरआर में क्या होता है, आरबीआई सभी अनुसूचित बैंकों को ये निर्देशित करता है कि तुम्हारी जो निवल देयताएं हैं, या तुम इनको सावधिक देयताएं भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, देयता का मतलब होता है लायबिलिटी, यानी कि तुम्हारे किस किस पे उधारी है, तुमसे कितने लोग पैसे मांगते हैं। जैसे कोई बैंक है, नॉर्मल बैंक है, उसमें जितने लोगों के खाते हैं, जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है, जिन्होंने वहाँ पे कोई आरडी या एफडी कराई हुई है, उसके ऊपर प्लस ब्याज है ना, ये सब बैंक की लाइबिलिटीज हैं, देयताएं हैं, जो आज नहीं तो कल उसको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी बैंक की जो नेट लाइबिलिटीज हैं टोटल, उसका एक निश्चित अनुपात कैश के रूप में हमेशा आरबीआई के पास उसको जमा कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि किसी बैंक की जो नेट लाइबिलिटी है वो कितने, मान लीजिए 100 रुपये की, ठीक है। तो वर्तमान में जो सीआरआर है वो 4% का है। इसका मतलब 100 का 4% कितना हुआ, 4 रुपये। तो किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को 4 रुपये जो है, जिसकी लाइबिलिटी कितनी है, नेट लाइबिलिटी 100 रुपये, वो 4 रुपये कैश के रूप में किसको देने पड़ेंगे, वो कैश के रूप में उसको जाके आरबीआई को देने पड़ेंगे, जिसके बदले उसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था क्या, सीआरआर। इसके अंतर्गत किसी भी बैंक को एनी टाइम अपनी नेट लाइबिलिटी का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास जमा कराना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए धीरे धीरे और जमाएं होती गई, नेट लाइबिलिटी 100 की जगह अब कितने की हो गई, 200 रुपये की। तो अब 200 का 4% निकालना पड़ेगा अपन को। इन 200 का 4% कितना हो जाएगा, 8 रुपये। तो 4 रुपये तो पहले से ही जमा है, प्लस 4 आपको और बैंक में जमा कराने पड़ेंगे। ये कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये था सीआरआर। फिर देखो एक और है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर सांविधिक तरलता अनुपात। इसमें क्या होता है, आरबीआई अपने सभी अनुसूचित बैंकों को ये निर्देशित करता है कि तुम अपनी नेट लाइबिलिटी का जो निवल देता है उसका एक निश्चित अनुपात एनी टाइम अपने पास रखोगे। वो जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, या फिर वो गवर्नमेंट एसेट्स के रूप में हो सकता है, ठीक है, किसी भी एसेट में। जैसे वर्तमान में जो सांविधिक तरलता अनुपात है वो 18.5 है, 18.50%। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 100 रुपये की नेट लाइबिलिटी आई किसी बैंक के पास, निवल देयता, उसमें से 4 रुपये तो उसको सीआरआर के रूप में किसको देने हैं, आरबीआई को देने हैं, और इस 100 का उसके बाद जो पीछे बचा 100 में से वो 18.5 यानी 18.5 रुपये उसको कहाँ रखने हैं, अपने पास ही रखने हैं। इस पैसे को वो लोन के रूप में बाजार में नहीं बांट सकता, उसे एनी टाइम अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रखने पड़ेंगे। तो ये देखो आपने ये जो 3 देखे ना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तो क्या है कि सलाहकारी है, एडवाइजरी है। मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई बैंक अनुसूचित बैंक आरबीआई से लोन लेने जाएगा ही जाएगा, या कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटा बैंक जो है अनुसूचित बैंक अपना पैसा आरबीआई को देगा ही देगा। पर ये ज़रूरी है, सीआरआर और एसएलआर ज़रूरी है, यानी नेट लाइबिलिटी का 4% आरबीआई को जमा कराना है तो कराना ही है।
अगर आपको अपनी नेट लायबिलिटी का 1% यानी वर्तमान में 18.5 या अपने पास जमा करना है तो करना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा देखिए अपने पास एक और है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये सुविधा बाद में शुरू की गई थी। एक्चुअली RBI ने 2000 में LAF को फुल्ली शुरू किया। इसमें क्या होता है, अब देखो आपने अभी CRR और SLR को पढ़ा, तो बैंकों के अंदर रोज पैसे जमा कराएंगे, रोज पैसे निकालेंगे, यानी कि रोज बैंक की नेट लायबिलिटी जो है वो बदलेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कभी नेट लायबिलिटी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एकदम से किसी ने आज करोड़ों रुपए आपके बैंक में जमा करा दिए, नेट लायबिलिटी एकदम से बढ़ गई, पर अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इस नेट लायबिलिटी को जो है बराबर करने के लिए, यानी कि इसका CRR बराबर करने के लिए RBI को पैसा दे सको। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर ये क्या करते हैं, RBI से लोन उठा लेते हैं। देखो LAF में क्या होता है, LAF के जरिए बैंक किसी भी आपात स्थिति के लिए CRR और SLR को मेंटेन करने के लिए RBI से पैसा उधार ले सकता है। ठीक है, LAF के अंतर्गत RBI सरकारी प्रतिभूतियों और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की नीलामी कर सकता है। भाई सरकारी प्रतिभूतियां SLR के अंतर्गत रखी जाती है ना, उसकी ये नीलामी कर देता है RBI को, जिसकी बिडिंग शुरू होती है 5 करोड़ से। ठीक है, तो LAF में इस प्रकार से क्या होता है कि अपनी तरलता को बैलेंस करने के लिए ये शॉर्ट टर्म के लोन RBI से उठाता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लोन जो उठाते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, LAF बोलते हैं। फिर देखिए क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा MSF, ये 2011-12 में RBI ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत क्या था कि अगर कोई भी बैंक जो है वो RBI से हाथों हाथ मतलब नकदी उधार लेने जाता है, किसी बैंक में मतलब कोई ऐसा कोई संकट आ गया, कोई ज़रूरत आ गई कि मुझे तो बस RBI से अभी के अभी पैसा चाहिए, ठीक है, तो RBI उसको ये पैसा दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। RBI ये पैसा जो देता है वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है, और ये शॉर्ट टर्म में यहाँ का मतलब है कि सिर्फ 1 दिन के लिए देता है। वर्तमान में तो अब ऐसा हो गया है कि बैंक रेट और जो MSF है उसको बराबर ही रखा जाता है। पहले क्या होता था, MSF सबसे ज़्यादा हाई होती थी। ठीक है, MSF के अंतर्गत अगर आपको RBI से अगर कोई लोन उठाना है, उसकी एक शर्त है कि आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया उधार लेना ही पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ से कम लोन लेना चाहते हैं तो आपको फिर MSF की रेट से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों क्या, MSF। ये इतनी सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये कभी अगर RS मेंस में आ गया तो फिर इतना वर्णन करना पड़ता है, नहीं तो मैं आपको बता दूं आपके लिए सिर्फ ये वाला पैराग्राफ काम का है, जिसमें मैं बता देता हूं। अक्सर अपने जमा और ऋण पोर्टफोलियो में इम्बैलेंस होने के चलते बैंकों को तरलता की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बैंकों में अचानक नकदी तरलता की भारी कमी आ जाने पर MSF के माध्यम से RBI से धन उधार लिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं जिन्हें सिर्फ 1 दिन के लिए लिया जाता है। तो आप ये वाला पैराग्राफ याद रखिए, ठीक है। और साथ साथ इसमें यह भी याद रखिए कि MSF की राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए। उस अगर 1 करोड़ आपकी राशि नहीं, 1 करोड़ के मल्टीपल में हो सकती है, मतलब 2, 3, 4, 4.5 ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर 1 करोड़ से कम पे आपको MSF की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का मतलब है कि एट दैट मोमेंट आपकी जो बैंक है उसकी नेट लाइबिलिटी कितनी है, उसका 1% जो है आप MSF के जरिए मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में नेट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को पैसा उधार लेने के लिए चले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है क्या, MSF। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कई बार पूछते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, खास करके आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो वर्तमान में बैंक रेट क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, LF, CRR ये कितनी है वर्तमान में। जैसे CRR बहुत टाइम से 4% पे अटका हुआ है, वो आगे पीछे हुआ ही नहीं है। ये MSF जो है ये भी इतना ही है, 9 के आसपास है। ठीक है, पर वर्तमान में क्या है, 2015 के बाद MSF को बैंक रेट के बराबर कर दिया। जितनी बैंक रेट होगी उतना ही MSF होगा। तो अब शायद बैंक रेट अभी 5 या 6 के बीच में है, तो उतना ही ये होगा MSF भी। आप करंट अफेयर्स के हिसाब से इसको देख के जाना, बट आप इसका मतलब समझ लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बात वैसे मैंने आपको क्लियर कर दी है, बट फिर मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आता है सीधा कथन और कारण में या सत्य असत्य कथन में। आर्थिक मंदी की स्थिति में RBI अपनी नीतिगत दरों में क्या करेगा, कटौती करेगा। देखो वापस शब्द को देखो, आर्थिक क्या है, मंदी है।
बाजार में तरलता नहीं है, बाजार में नकदी नहीं है, तो क्या करेगा, कटौती करेगा, यानी अपनी नीतिगत दरों को कम करेगा ताकि बाजार में तरलता का फ्लो बढ़े। और महंगाई की स्थिति में आरबीआई क्या करेगा, अपनी नीतिगत दरों में वृद्धि करेगा ताकि बाजार से तरलता को सोखा जा सके। ये इसका लास्ट सवाल बनता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर लिख के भेजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।